औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में प्रॉपर्टी है। ठीक है भैया, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट थ्रो किया था ट्रांसफ़र का, और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में आपको कुछ डेफिनेशंस भी लिखवा दी थी। ठीक हो गया। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि हमारा ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे कि हमें पता है 1882 इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी के आगे बाइफर्केशंस हैं। हमारे पास टेंजिबल प्रॉपर्टी आ जाती है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी आ जाती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में हमारे पास सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स एक्सेट्रा, वो जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो आ जाती है। तो व्यूअर, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है। हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझेंगे। जी, तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है कि हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि एनीथिंग, ठीक है, जो कि किसी बंदे से बिलोंग करती हो, विच कैन बी ओन्ड, एनीथिंग बिलोंगिंग टू समवन, ठीक है, विच माइट बी अ कैरेक्टरिस्टिक, विच माइट बी अ क्वालिटी, और विच माइट बी एन एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जो फिज़िकल कोई हमारे पास कोई चीज़ है, कोई थिंग है, वही जो है वो हम लोग प्रॉपर्टी में शामिल करें। कोई क्वालिटी भी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको अगर हम लोग पढ़ें, उसको हम लोग देखें, तो उसमें आपको बहुत कुछ जो है वो मिलेगा। एंड एनीथिंग विच कैन बी ओन्ड एंड विच कैन बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज, या कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी की बाइफर्केशंस, कि प्रॉपर्टी किस किस फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं इसको, किस किस फॉर्म में प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। जी, तो व्यूअर्स, प्रॉपर्टी की हम लोग बाइफर्केशंस इस तरह से कर सकते हैं कि टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक हो गया। और टेंजिबल में हमारे पास आ जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और टेंजिबल प्रॉपर्टी वो है कि जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली जो अवेलेबल होती है, ठीक हो गया, विच कैन बी टच, जिसको हम छू सकते हैं ईजीली। उसके अंदर हमारे पास आ जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, एनीथिंग विच कैन बी मूव्ड ईजीली, जस्ट लाइक अ मार्कर है, ये डस्टर है, ये हमारे पास वाइट बोर्ड है। इसके अलावा जो भी कार्स की व्हीकल्स हो गई हैं, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से हम लोग मूव कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमारा जो है वो आज का ये टॉपिक है। ठीक हो गया। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती हैं कि जिनको हम लोग फिज़िकली टच नहीं कर सकते हैं, और जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे कि पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। ठीक हो गया, वर्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग अब आगे लेके चलेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सेक्शन 3 टीपीए, जिसको हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, कि जैसे कि हर लॉ में एक स्टार्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज होती है, जो कि उसके अंदर यूज़ होने वाली टर्म्स की जो है ना डेफिनेशन बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, सेक्शन 3 टीपीए जो है उसकी वर्डिंग है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक हो गया। इन तीनों चीज़ों को हम लोग आगे जाके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे सेक्शन 3 में हमें बताया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब हम उसके लिए हमें एक दूसरे लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग एक दूसरा लॉ देखेंगे जिसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो चलिए जनरल क्लॉजेस एक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट हमें बताता है कि व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो इट स्टार्ट्स विद इट इंक्लूड्स, ये देखिए, इट इंक्लूड्स का मतलब है कि ये एक इंक्लूसिव क्लॉज है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय इंक्लूसिव क्लॉज, व्हाट इज़ मेंट बाय एग्जॉस्टिव क्लॉज। ठीक हो गया। अच्छा, इट इंक्लूड्स
लैंड्स फर्स्ट, ये आप लोग नोट कर लें, आपके लिए बहुत ये आपके काम आएगा इंशाल्लाह प्रैक्टिस में भी और एग्जाम्स वगैरह में भी। लैंड्स, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और फोर्थली थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। अब हम लोग इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे कैटेगरी वाइज। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो कैटेगरी वो है लैंड्स। ठीक है, अच्छा लैंड क्या होती है? देखिए हमारी एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ठीक हो गया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये एक स्फीयर है, ज़मीन की जो सतह है ऊपर, ये जिसके ऊपर हम लोग ये रहते हैं, ये जो ज़मीन की सतह है, ठीक है, इसके ऊपर एक डिटर्मिनेट पोर्शन, ठीक है, डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, इसको हम लोग लैंड कहेंगे। ठीक, अब इस लैंड के ऊपर हम लोग जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं, इसके अलावा जो भी बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, जो वो एक डिटर्मिनेट पोर्शंस होते हैं उस अर्थ की सरफेस के। ठीक है, उसके ऊपर वो मतलब कि हम लोग ये सब करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग एरिया कहते हैं। मतलब जो डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ लैंड है उसको एरिया कहते हैं। आप लोगों ने यकीनन मैथ्स में पढ़ा होगा व्हाट इज मेंट बाय एरिया एंड व्हाटएवर। ओके, एरिया, इसको हम लोग जैसे मरलाज में आप लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मरला के हिसाब से, केनाल के हिसाब से, एकर्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी आपकी लैंड आ जाती है जो कि एक अर्थ की सरफेस होती है, एक डिटर्मिनेट पोर्शन होता है। ठीक हो गया, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है। लैंड के अंदर सेकंड हमारे पास आ जाएगी कैटेगरी कि कॉलम ऑफ स्पेस अबव द सरफेस, कि वो जो एक डिटर्मिनेट पोर्शन है आपकी इस लैंड का, ये डिटर्मिनेट पोर्शन है आपका, ये लैंड है, तो ये इसकी जो ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, ये तो आपके ये शामिल होता है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इसके अलावा इसके ऊपर जो सरफेस है, ठीक है, जो एयर स्पेस है, वो सारी जो है ना वो भी इसमें ही शामिल होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही। ठीक हो गया। थर्डली हमारे पास आ जाता है कि ग्राउंड। अब ये जो ऊपर वाली स्पेस है ये शामिल हो जाती है, और ग्राउंड जो ज़मीन के नीचे जो स्पेस है, सॉरी स्पेस नहीं, जो ग्राउंड है, ठीक है, वो सारी जो है वो भी वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होगी, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ वाले में हमारे पास आ जाता है ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन और अंडर द सरफेस। ठीक हो गया, पहले हम लोगों ने देखा कि एक सरफेस है, डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ सरफेस, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो कॉलम जितनी भी एयर स्पेस है, फिर उसके नीचे जो ग्राउंड है, ठीक है, वो सारा आ जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और फोर्थली हमारे पास आ जाते हैं फाइनली ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन और अंडर द सरफेस इन इट्स नेचुरल स्टेट, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके सरफेस पर, ज़मीन पर, या फिर उसके नीचे ग्राउंड्स में पाए जाते हैं नेचुरल स्टेट में, कुदरत की तरफ से, कुदरती हालत में, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होंगे। कि उसमें क्या क्या शामिल हो जाते हैं, हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंड इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स विद इन इट्स बाउंड्री। ठीक हो गया, दे आर कॉल्ड लैंड कवर्ड बाय वाटर, कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी लैंड है कि जिसके साथ जो दरिया लगता हो, या कोई पॉन्ड्स हो, या कोई झील वगैरह, कोई लेक्स वगैरह लगते हो, तो उसको वो भी हमारे पास जो है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होगी। उसको हम लोग कहते हैं कि लैंड कवर्ड बाय वाटर। ठीक हो गया जी। फाइनली हमारे पास लैंड में जो हमारे पास आ जाता है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन और अंडर द सरफेस। ठीक हो गया, पहले हमारे पास थे ना कि ऑल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन और अंडर द सरफेस, जिसमें हमारे पास मिनरल्स वगैरह वो आ जाते हैं जो कि नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर परमानेंट एनेक्सेशन। ठीक हो गया, उस सरफेस के साथ उनकी परमानेंट एनेक्सेशन हो जाती है, लाइक बिल्डिंग्स, वॉल्स एंड फेंसेस। जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग उधर जो है वो बिल्ड करते हैं, ये वॉल्स या फेंसेस वगैरह जो कि परमानेंटली एनेक्स हो जाते हैं हमारी लैंड के साथ, परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं उनके अंदर, उन वो भी हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होंगी। जी व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो जो इंक्लूडेड हैं चीज़ें, उसमें हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ठीक, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में अब क्या क्या आ जाता है कि एक लैंड है जो जो आपकी जैसे कि फ़र्ज़ किया
एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसके वो एक मतलब सालों साल हो गए हैं, कुछ 60 साल हो गए हैं कि वो एक यहाँ पे एक तरफ उनकी एक विंडो है जहाँ से उनको हवा आती है, लाइट आती है, ठीक हो गया। अब मतलब एक काफ़ी अरसा हो गया, दहाइयाँ गुजर गई हैं कि वो ये राइड जो है वो इंजॉय करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस राइड के तहत उन लोगों के पास ये क्लेम है कि वो साथ वाला जो है वो साथ वाले अगर अपनी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, तो इनके पास राइट है कि वो जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट ऑफ ये लाइट है, राइट ऑफ एयर है, यहाँ पे, यहाँ से आप लोग ये रास्ता जो है ना वो बंद नहीं कर सकते। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट हमारे पास है डेट इन केस ऑफ मॉर्गेज। अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज हुई हुई है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है और डेट जो है वो उसका पेबल है, तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी तो उसके साथ साथ ये जो डेट है ये भी ये भी उसके साथ शामिल होगा, उसके साथ ट्रांसफ़र होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो ए ने बी को बेचती है और जो बी है जो ए है वो बाद में डेट भी उतारा, ऐसा नहीं होगा। जो परचेज़र होता है प्रॉपर्टी का वो ही डेट भी पे करता है, ठीक है। जैसे ये इमूव प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका जो है ना वो डेट भी ट्रांसफ़र होगा, उसके साथ बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लैंड के साथ, ये प्रॉपर्टी के साथ बिलोंग करती है, उसके साथ साथ ट्रांसफ़र होंगी। ओके, रेंट इन केस ऑफ टेनेंसी, अगर प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे है, सॉरी टेनेंसी है, जो है वो रेंट आउट की गई है, तो उसका जो रेंट वगैरह आता है वो भी उसके साथ ट्रांसफ़र होगा। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी का परचेज़र होगा वही उसका रेंट भी वसूल करेगा। थर्ड, इसमें जो कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ठीक हो गया। थिंग्स अटैच टू द अर्थ में अब क्या क्या आ जाती है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो ज़मीन के साथ अटैच होती हैं, फिक्स होती हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 3 TPA डिफाइंस एक्सप्रेशन अटैच टू द अर्थ एज, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास अटैच टू द अर्थ एज इंक्लूडिंग, ये सेक्शन 3 TPA डिफाइन करता है ए थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, ये आप नोट कर लें, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, यानी कि जो चीज़ें हैं कि जो रूटेड हैं ज़मीन में, जैसे कि दरख्त हो गए, ठीक है, जैसे कि श्रब्स हो गई, ठीक है, झाड़ियाँ वगैरह, ये जो है रूटेड इन द अर्थ हैं, ठीक हो गया। और बी में आ जाती है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। एम्बेडेड में और रूटेड में डिफरेंस है। रूटेड में आपके ट्रीज आ जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे, और इसमें जो है एम्बेडेड में आपके पास आ जाएंगी ये वॉल्स आ जाएंगी, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, जो ज़मीन के ऊपर आपने बिल्डिंग तमीर की है, जो कि दीवारें खड़ी की हैं, ठीक है, वो एम्बेडेड में आ जाएंगी। ये चीज़ें जो है ये ज़मीन के साथ अटैच होती हैं, तो ये भी जो है वो ट्रांसफ़र, सॉरी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं। ये इसमें वो वाली चीज़ें शामिल होंगी कि जो अटैच हैं उन चीज़ों से कि जो एम्बेडेड इन द अर्थ हैं, ठीक है, फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट। जैसे फ़र्ज़ किया कि बिल्डिंग्स हैं, ठीक, वॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ एम्बेडेड है, ठीक है, लेकिन जो डोर्स और विंडोज़ होती हैं वो तो ज़मीन के साथ एम्बेडेड नहीं होती हैं, वो उन बिल्डिंग्स में और वॉल्स में परमानेंटली अटैच होती हैं फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट, ठीक हो गया। ये वर्ड जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट। जो चीज़ परमानेंट नहीं होगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगी। जैसे आपके फैंस लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, वो भी तो उनके बिल्डिंग्स के साथ अटैच होते हैं ना, कि उन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं कि जो कि एम्बेडेड होती हैं अर्थ में, लेकिन वो चूंकि परमानेंट नहीं होते, वो आप रिमूव कर सकते हैं, तो वो इमूवेबल में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास जो कैटेगरी है थिंग्स अटैच टू द अर्थ, इसमें हम लोगों ने ए, बी और सी तीन कैटेगरीज फर्दर कैटेगरीज पढ़ी हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं। इनके मैं आपको ना कॉन्सेप्ट थ्रो करूँगी ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। इसमें फ़र्स्ट जो हमारे पास ए कैटेगरी थी, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रीज़ और श्रब्स वगैरह। ट्रीज़ ये जो रूटेड इन द अर्थ होते हैं ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे ट्रीज़ हैं कि जो कि
इसमें शामिल नहीं होते, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा भी था सेक्शन 3 में, कि स्टैंडिंग टिम्बर्स। ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर्स जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होते हैं। और स्टैंडिंग टिम्बर्स कौन से होते हैं? ऐसे दरख्त होते हैं कि जिनकी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल होती है, जैसे लाइक फर्नीचर बनाने के लिए या किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती है, वो स्टैंडिंग टिम्बर्स होते हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल बबूल ट्रीज़ हो गए, शीशम का दरख्त हो गया, ये जो टाली वगैरह इनके जो होते हैं, इनकी जो लकड़ी है वो इस्तेमाल होती है, तो ये जो है वो स्टैंडिंग टिम्बर्स में आते हैं और ये जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होंगे। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से दरख्त हैं कि जो शामिल होते हैं, और वो हैं ट्रीज़ जो कि फ्रूट्स बेरिंग होते हैं, कि जो फल के दरख्त हैं। ठीक है, चूँकि वो उनका फल होता है तो इसलिए वो शामिल होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में। Those particular trees are included in the category of immovable property। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं ट्रीज़ कि जो एज ए स्टैंडिंग टिम्बर भी यूज़ हो सकते हैं और जिनका फल भी आता है, कि जैसे मैंगो का जो ट्री है, मैंगो की लकड़ी जो है वो इस्तेमाल होती है, वैसे भी इस्तेमाल हो सकती है और उसका फल भी आता है। तो ये दिस इज़ बेस्ड ऑन इंटेंशन एंड सर्कमस्टांसेस। अगर तो वो मैंगो का दरख्त इस नीयत से लगाया गया था कि इसकी लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे, तो वो एज ए स्टैंडिंग टिम्बर कंसिडर किया जाएगा और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर उसको इस नीयत से लगाया गया था कि मैंगो का फल जो है वो इस दरख्त का फल हम लोग यूज़ करेंगे, तो फिर वो जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होगा। जी, सेकंड कैटेगरी हमारी थी द थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी चीज़ें कि जो कि एम्बेडेड होती हैं अर्थ में, जैसे कि हाउसेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, वॉल्स हो गई। ठीक है, ये दीवारें वगैरह ज़मीन में हम लोग अटैच करते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एम्बेडेड तो होती हैं, लेकिन उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि एंकर ऑफ अ शिप हो गया। एंकर ऑफ ए शिप क्या होते हैं? वो एक ऐसा आला होता है, ऐसी धात से बना हुआ आला होता है कि जो कि किसी शिप को पानी की तह से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हवा या करंट की वजह से क्राफ्ट को बह जाने से रोका जा सके। ठीक है, और वो शिप जो है वो सी में जो है वो आपका मूव करता है, तो वो एक तरह से नीचे को एम्बेडेड होता है, लेकिन वो हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से सिनेमा हॉल्स में जो सीट्स होती हैं, ठीक है, वो भी शामिल होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक हो गया, वो एम्बेडेड होती हैं उसके साथ, बिल्डिंग के साथ। जी, थर्ड वाली जो हमारी सी कैटेगरी है, उसमें हमारे पास था थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। तो इसमें डोर्स और विंडोज़ हमारी आ जाती हैं, कि जो कि जो एम्बेडेड चीज़ें हैं, कि जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि हाउसेस हो गए, जैसे कि आपके जो वॉल्स वगैरह हो गई, तो वो एम्बेडेड हैं। लेकिन डोर्स और विंडोज़ तो एम्बेडेड नहीं होते ना, तो ये उनके साथ जो है वो अटैच है, परमानेंटली अटैच है, कि जो कि एम्बेडेड हैं। जैसे कि दीवारों के अंदर ये जो डोर्स बनाए जाते हैं, विंडोज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट हो। जैसे कि पंखे वगैरह फ़र्ज़ किया हो गए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, तो वो चूँकि परमानेंट इंजॉयमेंट के लिए नहीं होते, तो वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होंगे। जी, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था सेक्शन 3 में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ टीपीए, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि शामिल नहीं होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। थिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें हमारे पास आ गया था स्टैंडिंग टिम्बर्स। स्टैंडिंग टिम्बर्स को हम लोगों ने जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ऐसे दरख्त होते हैं कि जिनकी लकड़ी जो है वो यूज़ होती है फर्नीचर वगैरह के लिए, किसी और काम के लिए। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स में आ जाते हैं, जो कि ऐसी फसलें कि जो तैयार खड़ी हों। ठीक है, इतनी वो सारी मेहनत तो उसने की है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी। जैसे कि आपकी अंगूर की बेल हो गई, पैन, कद्दू, शुगर केन, व्हीट, बार्ले वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, ये ग्रोइंग क्रॉप्स। और थर्डली हमारे पास ग्रास आ जाती है। ग्रास जो है वो सिर्फ चारे के लिए यूज़ होती है, तो इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स, मैंने अपनी मैंने आपको बहुत डिटेल में इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो थ्रो किया है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी इसकी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को अगर रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक सेपरेट टॉपिक के साथ आएंगे।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।